हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के, विच इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। ठीक है, सो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा है, आइडिया ले लिया ग्रेविटेशन क्या होता है, किस टाइप की फोर्स है, बट यहाँ आराम से सभी कॉन्सेप्ट्स को खोल के थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना बाय विच एवरी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, ये चीज हमें अच्छे से पता भी है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नॉट ओनली बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है सिर्फ उन्हीं दो चीजों के बीच में, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ही नहीं सिर्फ ग्रेविटेशन होता है। इनफैक्ट कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई भी दो बॉडीज होंगी, उन सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहती है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम ग्रेविटी के नाम से समझने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार एग्जांपल्स भी देखते हैं। चाहे हम अर्थ पे खड़े हों, वहां पर भी हमारे ग्रेविटेशन का रोल है। सिमिलरली चाहे कोई हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, हमारे अराउंड मतलब कि हमारे अर्थ के अराउंड, तो यहाँ पर चाहे मून का हम रिवोल्यूशन ले लें, जो उसका हमारे अराउंड मूवमेंट है, चाहे हम किसी भी बाकी सभी प्लैनेट्स का सन के अराउंड उसका रिवोल्यूशन ले लें, ठीक है, सभी में कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रेविटी है वो रोल प्ले करता है। और कैसे करता है ये मैं बहुत अच्छे से आपको आगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मून के एग्जांपल में समझाने वाली हूँ। ठीक है, so now moving on, in all the cases above there is a force by which one object is bounded with the other। तो यहाँ पर हमने जितने भी केसेस समझे हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी भी हूँ, हमारा खड़े होना, आपका बैठना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पे ग्रेविटेशन, मतलब कि हम अपने अर्थ से ग्रेविटी की वजह से कहीं ना कहीं पर बाउंडेड हैं। ठीक है, सो दैट फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही जो फोर्स है जो हमें बांध कर रखती है, बाउंड करके रखती है दो ऑब्जेक्ट्स को आसपास एक अट्रैक्टिव फोर्स से, इसको क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, so the force of attraction between all the objects in the universe is called the force of gravitation। तो बेसिकली हम force of gravitation को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं या अगर हमें उसे डिफाइन करना है, so how can we say the force of attraction between any two objects, जो पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सल लॉ है ये कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक फोर्स को जरूर पाया जाता है, and that force exists between because of the gravity for the objects। ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसकी वजह से हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे से बाउंडेड रहता है। ठीक है, चाहे उस पर ज्यादा उससे इम्पैक्ट ना पड़ता हो, बट हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पर प्रेजेंट होती है। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स लार्जली ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमारे केस में अगर बात करी जाए तो हम सभी लोग, चाहे आप इस वक्त कुछ भी काम कर रहे हो, बट कहाँ कर रहे हो, सभी एक्टिविटीज हमारी अर्थ पर होती हैं। ऐसा तो अभी तक बहुत ही कॉमनली यूज स्टार्ट नहीं हुआ है ना कि किसी और प्लैनेट पे कुछ एक्टिविटीज या कुछ काम चल रहे हो, खासकर हमारे द्वारा। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सबसे सेफ साइड केस क्या है कि हम अपने अर्थ की ग्रेविटी को या फिर ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को अर्थ के रिस्पेक्ट में समझ सकें। ठीक है, वाई? बिकॉज लार्जली जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशन का रोल है वो किसका है? अर्थ की। Now moving on, now we have universal law of gravitation। तो अर्थ से रिलेटेड चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। ठीक है, क्या है ये? Every object on earth is bounded with earth because of its large gravitational force। तो यहाँ पर हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ से किस तरीके से कनेक्टेड है because of the gravitational force of the earth। Now therefore any object like a ball or a pen will fall on it if released in air। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं या फिर हवा में रिलीज करते हैं, वो इवेंचुअली कहाँ का उसका डायरेक्शन रहता है, कहाँ वो जाके फॉल करती है? ऑन दी अर्थ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा किसी भी डायरेक्शन में उसको रिलीज किया जाए एयर में रिलीज करने का मतलब है उसको हवा में ऐसे खुला छोड़ देना। ठीक है, तो हमेशा जो उसका मूवमेंट रहेगा वो कहाँ रहेगा? टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अर्थ की तरफ उसका हमेशा एक फोर्स रहेगा, एक मूवमेंट रहेगा और हमेशा वो गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है
कि भाई आपने बोला है कि every two object is bounded with each other, यानी कि हर एक के बीच में एक फोर्स कहीं ना कहीं पर है जो एक दूसरे को बांध के रखती है। तो इसी तरीके से हमने अगर मून की बात करते हैं, क्योंकि मून क्या करता है, चारों ओर अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मून भी अर्थ पे फॉल कर सकता है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मून की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अर्थ उसके ऊपर फॉल कर जाए, है ना। होता तो नहीं है, ये तो हमें बहुत क्लियरली पता है, तभी तो हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो बस इसी को हम समझने वाले हैं अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है। चलिए, so similarly moon is also attracted towards earth but does not fall on it. So why it does not fall on it? तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहले आने वाला है बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द मून एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर मास का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आने वाला है कि किस तरीके से दो बॉडीज का मास रोल प्ले करता है उनको अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए, ठीक है। अट्रैक्टेड रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे, बट फिर भी अपने ही ऑर्बिट या अपनी ही जगह पे रहेंगे। प्लस द डिस्टेंस, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस की वजह से फोर्स का कितना इम्पैक्ट उन पे रहता है, दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। सो चलिए आगे अब समझते हैं। तो अगर हम इन दोनों बॉडीज को एक बार फिर से ऑब्जर्व करें, क्या देख सकते हैं कि दोनों ही हेवनली बॉडीज हैं विद वेरी ह्यूज मास, ठीक है। हमें पता है अर्थ का भी जो मास होने वाला है काफी ज्यादा है और हमारे मून का भी, ठीक है। तो यहाँ पर मास कैसे प्ले कर रहा है अपना रोल, हम ऐसे देख सकते हैं। देखो, हमें ये पता है हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ से दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों पे ही अगर फोर्स लग रहा है या दोनों एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को पुल तो जरूर कर रहे हैं अपनी तरफ। लेकिन का कहाँ रोल आता है, वी नो फॉर अ गिवन फोर्स बाय द सेकंड न्यूटन्स लॉ, वी नो फॉर अ गिवन फोर्स F is equals to mass into acceleration, यानी कि मास और एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। तो किस तरीके से रिलेटेड है, अगर हम कभी भी किसी बॉडी का मास इंक्रीज करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है। यस, तो बाय द न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये समझ आता है कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द एक्सेलरेशन मास डिक्रीजेस, यानी कि मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सो बिकॉज कि हमारा जो अर्थ है एंड प्लस द मून दोनों के ही मास काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका एक्सेलरेशन काफी कम रहता है और कम रहने की वजह से ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आपको समझ आया किस तरीके से इनका मास इस चीज में तो रोल प्ले करता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा खिंच नहीं जाना है, ठीक है। फोर्स रहेगी बट उनका मास इतना ज्यादा है कि अपनी जगह पे वो उसे बाउंड करके रखता है। दूसरा फैक्टर आता है, हमने जो इससे पहले वाले उसमें भी देखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। अगर डिस्टेंस को देखें तो दोनों की तरफ का ये जो बीच का डिस्टेंस है, अब यहाँ पर हम जिस तरीके से बना रहे हैं वो डिस्टेंस काफी कम है, लेकिन एक्चुअल में ये काफी ह्यूज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो डिस्टेंस से भी हमें एक चीज समझ आती है कि दो ऑब्जेक्ट्स कितना दूर रहेंगे उन पे एक दूसरे के फोर्स का इम्पैक्ट उतना ही कम रहने वाला है। और ये इस एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ से किसी चीज को पकड़ना कैसा रहता है, काफी कम इम्पैक्टफुल रहता है एज कम्पेयर टू दिस। तो मतलब कि दो चीजों के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर हम कवर करते हैं वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम रहता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। इनफैक्ट मून का तो सबसे अच्छा काम क्या है कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है और उस पर गिरता नहीं है, ठीक है। चलो, अब आपको ये तो समझ आ गया कि भाई किस तरीके से फोर्स ने और न्यूटन के हमारे जो लॉज है उन्होंने हमें ये समझने के लिए मदद किया है कि एक दूसरे के ऊपर गिर नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, फॉर से दिस पेन और अ बॉल, तो अगर हमने उसे ऊपर थ्रो किया, बॉल में भी मास है लेकिन वो इवेंचुअली कहाँ जाके गिरता है, अर्थ पे।
क्यों? क्योंकि जो बॉल का मास है वो हमारे अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, बट यहाँ पर वो केस नहीं है, ठीक है। सो ये तो आपको मास एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ठीक है, अगर हमारा मून आसपास घूम रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऑलवेज इट इज इन द सर्कुलर मोशन, सो द मून रिमेन इन ऑर्बिट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में ही वो कैसे रहता है? तो यहाँ पर हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन पुल का काम आता है, ठीक है। हर वक्त पे हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो मून को इस तरीके से अपने साथ जोड़े रखता है कि उसको कहीं भी दूर नहीं जाने देता है और अपने आसपास गोल डायरेक्शन में उसे राउंड में उसको घुमाता रहता है, ठीक है। ये आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे हम लोग बचपन में करके देखते थे ना कि एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा और उसको ऐसे गोल गोल घुमाते थे, व्हर्ल करते थे, है ना। तो अगर हम किसी भी चीज को गोल ऐसे घुमाते हैं और गलती से उस रस्सी से अगर वो हमारा पत्थर डिस्कनेक्ट हो जाता है यानी कि टूट जाता है, तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वो पत्थर ने टूटा वो अपने धागे से अलग हुआ, उसी डायरेक्शन में वो आगे जाके गिर जाता था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एवरी टाइम कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो जिस पॉइंट पे वो टूटती है उसी सेम डायरेक्शन में टेंजेंशियल पोजीशन की डायरेक्शन में वो आगे चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा मून अपने तरीके से घूम और अर्थ की ग्रेविटेशन का उस पर कोई इम्पैक्ट ना होता ज्यादा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में अर्थ के चक्कर लगा सकता था, बट ऐसा नहीं होता है और हमारा मून हमेशा अर्थ के सर्कुलर डायरेक्शन में ही चक्कर लगाता है। बाय क्योंकि अर्थ की एक जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल बाउंडनेस है, वो उसको गोल चक्कर लगाने पे मजबूर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मून और अर्थ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन विद द अदर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ। So moving on with the other concept of universal law of gravitation. अब ये क्या कहता है, एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। So now here we have two bodies each of mass m1 and m2 respectively. तो मेरे यहाँ पर दो बॉडीज हमने कोई भी ले ली है और एक का मास हमने m1 से डिस्क्राइब किया है और एक का मास हमने ले लिया m2, ठीक है। Now the distance between the centers of both the objects is represented by d. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों के सेंटर से एक डिस्टेंस कैरी किया है और वो डिस्टेंस कितना हमने शो किया है लेटर डी से। चलिए, सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है कि हमने देखा है कि किसी भी तरीके से जो हमारा फोर्स है या फिर जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं पे डिस्टेंस और मास से रिलेटेड होता है। तो बिल्कुल यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, which says कि हमारा जो फोर्स है is directly proportional to the product of the masses of both the objects. तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें रिलेशन मिला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो क्या मिला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सेकेंडली हमें एक और चीज मिली है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स होने वाला है। तो हम सेकेंड रिलेशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो फोर्स उसके क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स उन पे इम्पैक्ट पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं, व्हाट वी विल गेट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी सारी जगह पे ये इस्तेमाल होना है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास आया क्या, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर। ये G कहाँ से आता है, अब बात ये आती है तो क्या है, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, देखो क्योंकि हमें इक्वल्स टू पसंद आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं, है ना।
तो अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करना होगा, इक्वल्स टू के साथ हमें उसे कांस्टेंट देना होगा और यहाँ पर उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू होने वाली है और उसी कांस्टेंट को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो आगे क्या है एक बार देखते हैं। F is equals to G m1 m2 upon d का square, where G is the constant of proportionality known as the universal gravitation constant। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज आती है कि G क्या है, G एक कांस्टेंट है known as the universal gravitation constant। ठीक है, अगर हम इसी को आगे फॉर्मूले को कैरी फॉरवर्ड करें तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो फाइंड दी कैपिटल G। कैसे निकाल सकते हैं, F इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज ये पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू G इंटू m1 एंड m2 एंड इवेंचुअली वी कैन फाइंड कि कैपिटल G की वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को हमें आ सकती है, प्लस हम इसकी वैल्यू को भी याद करेंगे। अभी मैं आपको कुछ ही सेकंड्स में बता दूंगी कि किस तरीके से इसकी यूनिट बनेगी और इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जो हमें बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो ग्रेविटेशन आया है इसको भी हम काफी अच्छे से एक बार नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे, which is G is equals to F D square upon m1 into m और m1 क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जिसका हम मास डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम m1 और m2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है हमारे G के SI यूनिट को डिस्कस करने की। सो SI यूनिट ऑफ G विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फॉर्मूला जो बेस्ड है वो हमारा फोर्स के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर, तभी वहां पे मीटर स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, प्लस हमारा बोथ दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स। तो मासेस है इसीलिए उसे केजी में रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस वजह से हमारा जो यूनिट बना है दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कहां से ऑब्टेन किया है, अपने फॉर्मूले से। चलो, सो द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ G इज 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ये निकालनी तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना ये जरूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये G की वैल्यू दे दी जाएगी, लेकिन इन केसेस अगर ये कहीं नहीं दी जाती है, फिर से कोई भी अच्छा सा न्यूमेरिकल हमें आ जाता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अगर तरीके से हम देख सके और हो सकता है हमसे G की वैल्यू पूछी जा सके। ठीक है, सो वी शुड नो कि जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है क्या ये वैल्यू रखता है और क्या इसकी यूनिट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 2-3 अलग अलग वेरिएबल्स को लेके काम करता है, इसलिए आपसे इसकी यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg each are kept at a distance of 1 meter from each other, then what should we say? तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है कि हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, फोर्स से अगर यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, ठीक है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर डिस्टेंस है और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो 1 kg है रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 ईच। ठीक है, और अगर हम इसी फॉर्मूले में अपना फोर्स निकालने की कोशिश करें तो फोर्स जो है हमारे ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज नथिंग बट फोर्स। तो एक टाइप का फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के हैविंग मास 1 kg और डिस्टेंस भी जिनका 1 मीटर है उसके बीच में रहता है। सो आई होप आपको इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, मूव करते हैं आगे अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.